नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम का फाइनल टेस्ट 3 देख रहे थे, सेकंड ग्रेड पेपर 1 का। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। और परसों यानी कि 27 दिसंबर को अपनी मैराथन लाइव क्लासेस चलेगी, तो आप जरूर जुड़ना परसों। और जो अपने मॉडल पेपर है पूरे सिलेबस का पेपर 1 का, वो देखेंगे। तो लाइव चलेगा पूरे दिन में, तो आप जरूर जुड़ना उस टाइम। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बात हो रही है मूल कर्तव्यों की। तो सबसे पहला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना क्या मूल कर्तव्य है? बिल्कुल मूल कर्तव्य है। फिर है, श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी देना, यह मूल कर्तव्य नहीं है, और यही उत्तर हो गया आपका। क्यों? क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी देना नीति निर्देशक तत्व है, ना कि क्या है, मूल कर्तव्य। फिर है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यह भी आपका मूल कर्तव्य है। और देश की रक्षा करना भी मूल कर्तव्य है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अपने को बोला था कि मूल कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 नहीं है, क्योंकि यह नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं। 52वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की जो है पहचान करनी है। मतलब 3 असत्य है और 1 सत्य है। सबसे पहले, संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर हुए निर्वाचन से हुआ, तो गलत है। तो किससे हुआ? यह हुआ था अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली से। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली से, एकल संक्रमण मत प्रणाली से। जैसे अब वर्तमान में राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, उस हिसाब से हुआ था। तो वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक में 15 महिलाओं ने भाग लिया, यह भी गलत है। संविधान सभा में कितनी महिला थी? 15 थी, ठीक है। संविधान सभा में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थी? 15 हुई थी। लेकिन जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी आपकी, कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी ना, उसमें मात्र 9 महिलाओं ने ही भाग लिया। 15 तो निर्वाचित हुई थी, लेकिन प्रथम बैठक में 9 ही शामिल हो पाई, 6 महिलाएं शामिल नहीं थी। तो ध्यान रखना, महिलाएं तो 15 थी, लेकिन शामिल कितनी हुई प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1946 को? सिर्फ 9 महिलाएं। फिर संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को स्वीकृत किया गया, तो यह भी गलत है। 13 दिसंबर 1946 को सिर्फ पेश किया गया। क्या किया गया? पेश, स्वीकृत नहीं किया गया। स्वीकृत बाद में हुआ था। तो क्या किया गया? सिर्फ पेश किया गया था, स्वीकृत नहीं किया। जिसको उद्देश्य का या फिर जो प्रस्तावना कहते हैं, वो प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर को जो है संविधान सभा में क्या किया गया? पेश किया गया, ठीक है। 1 मिनट में वापस बता देता हूं आपको, ठीक है। 13 दिसंबर को सिर्फ पेश किया गया या प्रस्तुत किया गया। फिर जेबी कृपलानी संविधान सभा में बोलने वाले प्रथम वक्ता थे, तो यह बात सही है बस। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53वां क्वेश्चन बोल रहा है, अनुच्छेद 25(2) क, ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है, के तहत राज्य धार्मिक आचरण से संबंध किन क्रियाकलापों का विनिमय या निर्बंधन कर सकता है। अनुच्छेद 25(2) में जो है आपको कुल मिला के जो 4 शब्द है उनको याद रखना है। और ये 4 शब्द कौन से हैं, अच्छे से ध्यान रख लेना। ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक। इसमें देखो धार्मिक शामिल नहीं है और सामाजिक शामिल नहीं है, 2 चीजें शामिल नहीं है। तो देखो धार्मिक और जहां सामाजिक आ जाए उनको हटा दो। देखो ये रहा, तो इसको हटा देंगे। ये धार्मिक आगे हटा दो, ये सामाजिक और धार्मिक दोनों आगे हटा दो। तो ध्यान रखना, ये इतने याद नहीं हो तो ध्यान रखना, सामाजिक और धार्मिक नाम नहीं आना चाहिए बस, इसके अलावा सारे थे, ठीक है। सामाजिक व धार्मिक शामिल नहीं थे। तो जो है आपका किन जो है अनुच्छेद 25(2) क है, उसके तहत राज्य धार्मिक आचरण से संबंध किन क्रियाकलापों को विनिमय कर सकता है? तो आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और लौकिक। फिर क्वेश्चन नंबर 54। 54वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। सबसे पहले मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए, बिल्कुल सही है। संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया, बिल्कुल सही है। आपात उपबंध रूस से नहीं लिए, यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा है। तो आपात उपबंध जो है 2 जगह से लिए अपन ने। कौन कौन से थे वो 2 जगह? एक तो जर्मनी और एक जो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935। जो भारतीय संविधान है ना, वो जो है सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव है। सबसे ज्यादा कॉपी यहीं से मारी हुई है, सबसे ज्यादा प्रभाव, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है, या जो है सबसे ज्यादा उपबंध कहां से लिए गए भारतीय संविधान में? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए, ठीक है। आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे
जो सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है, और आपात उपबंध भी यहीं से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, बिल्कुल सही। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 55वां क्वेश्चन बोल रहा है असत्य कथन बताना है। ध्यान रखना, असत्य पूछा है। सबसे पहले, राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के तहत होता है, बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट है, लाइन रट लेना, क्योंकि उत्तर क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो 29A के अंतर्गत, ठीक है। फिर भारत में निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक जो आरक्षण और आवंटन है, आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों की समय समय पर सूची जारी करता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो असत्य कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न तो एक और न ही दो असत्य हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छात्र संगठन आम आदमी पार्टी से संबंधित है? इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि नई नई राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस रह सकते हैं। तो ध्यान रखना, आम आदमी पार्टी से संबंधित जो छात्र संगठन है उसका नाम है आपके छात्र युवा संघर्ष समिति। मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है ना, अभी जो है लेटेस्ट राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना है, ठीक है। लेटेस्ट राष्ट्रीय राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी है, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा छात्र संगठन है आपका छात्र युवा संघर्ष समिति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 में वापस छोटा करना पड़ेगा। अब देखो, निम्नलिखित में से किस एक का संविधान में प्रधानमंत्री के कर्तव्य के रूप में उल्लेख नहीं किया गया? मतलब जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य है उनमें उल्लेख नहीं किया गया। सबसे पहले वह संघीय मंत्रिपरिषद के प्रशासन व विधान संबंधी सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा, तो इसका संविधान में उल्लेख है, बिल्कुल है। फिर संघ सरकार के प्रशासन व विधान संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो देगा, तो यह भी आपका जो है संविधान में उल्लेखित है। फिर आता है आपका संघ सरकार के रक्षा तथा विदेश विषयक प्रस्तावनाओं की सूचना यथाशीघ्र राष्ट्रपति को देगा, तो यह जो है संविधान में उल्लेखित नहीं है। भले ही जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये जो है रक्षा और विदेश की सूचना देगा, लेकिन संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो बात यहां उल्लेखित की पूछी है, तो इसका उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है। किसका किया गया है? देखो, विधान संबंधी और प्रशासन संबंधी, ठीक है। प्रशासन और विधान संबंधी का किया गया, लेकिन रक्षा और विदेश का उल्लेख संविधान में नहीं है। प्रधानमंत्री दे वो अलग बात है, लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं है। फिर किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किया जाने पर मंत्री परिषद के समक्ष विचार रखे जाएंगे, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो पूछा क्या था? नहीं है। तो नहीं कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। अगला क्वेश्चन है आपके कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो। तो स्वयं प्रत्याशी है तो भी वो क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वह उस राज्य विधानमंडल के निचले सदन, विधानमंडल का निचला सदन कौन सा होता है? विधानसभा। तो विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, तो बहुमत सिद्ध करने से कोई मतलब नहीं है। अगर वो विधायक है तो वो क्या कर सकता है? आपका विधानसभा का अगर वो सदस्य है तो वो क्या कर सकता है? अपना जो है मत दे सकता है, तो बिल्कुल दे सकता है। यदि वह कार्यवाहक रूप से नियुक्त मुख्यमंत्री हो तो मुख्यमंत्री का कोई रोल ही नहीं है। अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो वो क्या कर सकता है? मत दे सकता है। फिर चौथा कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। उच्च सदन मतलब हो गया विधान परिषद। और आपको जो है मैं पहले ही क्लियर कर चुका कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। जिस भी राज्य में विधान परिषद है ना, वहां के जो सदस्य होंगे ना विधान परिषद के, वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। तो अगर कोई मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो क्या कर सकेगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेगा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है। सबसे पहले संघीय न्यायालय की स्थापना, तो बिल्कुल संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1935 अधिनियम के तहत, ठीक है। फिर आपकी आती है केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो केंद्रीय जो विधानसभा उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, तो बिल्कुल सही। देखो 1935 जो अधिनियम था ना, उसमें थी 2 प्रकार की आपकी जो है 2 सदन थे। एक तो आपकी जो है केंद्रीय विधानसभा, कौन सी थी? एक केंद्रीय विधानसभा, सिर्फ विधानसभा लिख देता हूं मैं इसको, जिसको जो है विधानसभा थी, जिसको क्या क्या कहते थे? लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली, इतना लिख देता हूं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसका कार्यकाल होता था आपका 5 वर्ष का, और सदस्य थे इसमें 370। कितने? 370, जिसमें से 250 आपके ब्रिटिश भारत से थे, और बचे हुए कितने हो गए? 125।
सॉरी 375 सदस्य थे, 70 बता दिया मैंने, एक मिनट, कितने थे, 375 करो इसको, 375 सदस्य थे, 250 ब्रिटिश भारत के और 125 थे आपके देशी रियासतों के। ठीक है, किसके, देशी रियासतों के। तो वापस देखो, जो विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा जिसको कहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, 375 सदस्य थे, 250 ब्रिटिश और 125 देशी रियासतों से। दूसरा सदन था जिसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको कहते थे राज्य परिषद। क्या कहते थे, राज्य परिषद। और इसमें जो राज्य परिषद थी इसका कार्यकाल था 9 वर्ष। कितना, 9 वर्ष। लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 सदस्यों का पुनर्निर्वाचन होता था, 1/3 सदस्यों का पुनर्निर्वाचन होता था। मतलब 9 वर्ष का कार्यकाल था, लेकिन हर 3 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य चेंज होते रहते थे। ठीक है, और इसमें जो आपके सदस्यों की संख्या थी वो थी 260। कितनी, 260। 260 में से आपके ब्रिटिश भारत से कितने थे, तो ब्रिटिश भारत में 260 में से 156 थे। कितने थे, 156 ब्रिटिश भारत से थे, ब्रिटिश भारत, और बचे हुए 104 थे आपके देशी रियासतों से। किससे, देशी रियासतों से। तो ये जो है केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष था, तो बिल्कुल। अगर बोले कि राज्य परिषद का, तो 9 वर्ष था। ध्यान रखना, 1935 अधिनियम के तहत। 1919 अधिनियम के बारे में भी जानेंगे कि किस हिसाब से क्या थे। वापस देखो, विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, 5 वर्ष का कार्यकाल, 375 सदस्य, 250 ब्रिटिश भारत से और 125 देशी रियासतों से। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको राज्य परिषद कहते थे, इसमें 9 वर्ष का कार्यकाल होता था, हर 3 वर्ष बाद 1/3 सदस्य चेंज होते थे, जिसमें 260 सदस्य थे, 156 ब्रिटिश भारत से और 104 आपके देशी रियासतों से। ठीक है, फिर बात आती है आपकी, ये दोनों सही हो गए। अवशिष्ट शक्तियां भारत सचिव को सौंपी गई, तो गलत बात है। किसको सौंपी गई, वायस राय को। ठीक है, वायस राय को, और इन्हीं को कहते थे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो इन दोनों जो है, ध्यान रखना, दोनों एक ही पद है। तो वायस राय या फिर गवर्नर जनरल है, उसको जो है अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई, ना कि भारत सचिव को। तो विशेषता नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, तो बिल्कुल प्रांतों को स्वायत्तता किसमें दी गई, 1935 अधिनियम में दी गई। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत काउंसिल ऑफ स्टेट, ऊपर 1935 पढ़कर आए, यहां 1919 की बात हो रही है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत काउंसिल ऑफ स्टेट में अधिकतम कितने सरकारी गैर निर्वाचित सदस्य होते थे। अभी देखो, इसको भी जान लेते हैं। देखो 1919 अधिनियम, ठीक है, इसमें भी वही 2 बात हो गई। एक राज्य परिषद, राज्य परिषद को क्या कहते थे आप, काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या कहते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ, थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, और दूसरी वही विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो राज्य परिषद थी, ठीक है, राज्य परिषद थी, उसमें जो कितने सदस्य थे, तो इसमें थे आपके जो है राज्य परिषद में 60 सदस्य। कितने सदस्य, 60 सदस्य। ठीक है, 60 में से आपके जो है 27 सदस्य मनोनीत होते थे। कितने, 27 सदस्य होते थे मनोनीत, और बचे हुए कितने सदस्य हो गए, 33 सदस्य होते थे निर्वाचित। क्या होते थे, निर्वाचित। ठीक है, और इन जो 27 सदस्य जो मनोनीत होते थे ना, इसमें से 20 सदस्य सरकारी थे। क्या थे, सरकारी अधिकारी या पदाधिकारी थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 20। जो गैर निर्वाचित थे, गैर निर्वाचित मतलब मनोनीत, तो 27 में से 20, जो मनोनीत 27 थे, उसमें से 20 क्या थे, सरकारी थे। सरकारी गैर निर्वाचित कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, बात करें जो राज्य परिषद है उसके कार्यकाल की, तो राज्य परिषद का उस टाइम कार्यकाल होता था आपका जो है जो 1900 जो आपका 19 अधिनियम में 5 वर्ष का कार्यकाल होता था इसका। ठीक है, और विधान परिषद जो सभा है उसका होता था 3 वर्ष का कार्यकाल, और विधानसभा में आपके सदस्य होते थे उस टाइम 145। कितने, 145, जिसमें से आपके निर्वाचित कितने थे, 145 में से निर्वाचित थे 104, और मनोनीत कितने थे, तो मनोनीत थे आपके 104 में से घटा दो इसको, मनोनीत कितने हो गए आपके 41। तो ये हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में एडजस्ट कर लेना, बाकी आप देख लो। देखो राज्य परिषद 1919 है, उसमें जो है 5 वर्ष का कार्यकाल, 60 सदस्य, जिसमें से 27 मनोनीत, 33 निर्वाचित, और इस 27 में से 20 सरकारी होते थे मनोनीत में से। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। कुल सदस्य जो है यहाँ पर कितने थे आपके 145, जिसमें से निर्वाचित 104 और मनोनीत कितने थे 41। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश रहा है। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उसमें भारत का न्यायाधीश कौन है, तो देखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आज तक 4 भारतीय न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, 4 भारतीय न्यायाधीश कौन कौन से, नाम ध्यान रखना। सबसे पहले दलबीर भंडारी, कौन है,
दलवीर भंडारी, और ये जो है 2 बार रह चुके हैं, एकमात्र जो है 2 बार रहने वाले भारत की तरफ से। ठीक है, दूसरे जो थे दलवीर भंडारी के अलावा RS पाठक, क्या नाम है? RS पाठक। ठीक है, तीसरे जो है आपके वो है नगेंद्र सिंह, कौन है? नगेंद्र सिंह। ठीक है, और चौथे जो आपके हैं वो है सर बेनेगल राव, BN राव भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो ये जो है 4 जो है जज भारत की तरफ से जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जज रह चुके हैं, और दलवीर भंडारी 2 बार रह चुके हैं। अब पूछा कि भारतीय न्यायाधीश नीरू चड्डा नहीं है, कमलजीत सिंह ग्रेवाल नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 नगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? मतलब 3 गलत है। सबसे पहले, भारत ने नाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी मुंबई में की, बिल्कुल गलत। कहां पर की? नई दिल्ली में। कब की? नई दिल्ली में। कब की ये बता दो? तो 1983 में, जिस साल भारत ने प्रथम वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, और जो है मतलब कब की? 1983। और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो मुंबई में नहीं की। फिर एक गुट निरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है, तो यह भी गलत है। एक गुट निरपेक्ष देश जो है सैनिक गठबंधनों का सदस्य नहीं हो सकता। फिर एक गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1955 में बांडुंग में हुआ, तो यह भी गलत है। बांडुंग में जो है ना आपका जो है इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना का जो हुआ था ना सम्मेलन, वो हुआ था। प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था आपका बेलग्रेड में। कहां पर? बेलग्रेड में। 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये तो है स्थापना वाला जो हुआ था ना सम्मेलन, वो था, लेकिन प्रथम जो शिखर सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक, फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद व उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता, तो बिल्कुल सही है। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो नस्ल भेद व उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता, तो सिर्फ और सिर्फ चौथा ही इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2024 के लिए G20 ट्रोइका में सम्मिलित देश नहीं है। ट्रोइका का मतलब ही पता हो गया, 3 देश सम्मिलित है। ट्राई से 3 बन गए। ठीक है, 3 देश सम्मिलित है। तो 2024 का जो G20 ट्रोइका है उसमें कौन कौन से देश शामिल है? तो एक तो भारत, ठीक है, एक साउथ अफ्रीका और एक आपका ब्राजील, ये 3 देश शामिल है। तो कौन शामिल नहीं है? आपका इटली शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से याद रखना है 64 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि ये फैक्ट है, आपको अलग से याद होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और सत्य कूट की पहचान करनी है। सबसे पहले, वित्त वर्ष 2024 में भारत का समग्र व्यापार घाटा 78.1 बिलियन डॉलर रहा, तो बिल्कुल सही है। नोट कर लें इस चीज को कि व्यापार घाटा कितना रहा, तो 78.1 बिलियन डॉलर। फिर अब भारत के सकल व्यापार में GVC, क्या है? GVC से संबंधित हिस्सेदारी वर्ष 2019 में 35.1% से बढ़कर 2022 में 40.3% हो गई, तो यह भी कथन सही है, नोट आप कर सकते हो। फिर विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 139 देशों में 40वां रहा, तो गलत है। कितना, कौन सा स्थान रहा आपका? 38वां स्थान रहा, ये अलग से याद कर लेना। तो असत्य जो है ये असत्य हो गया। फिर है वित्त वर्ष 2024 में भारत ने 44.1 बिलियन डॉलर FPI प्राप्त की है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उत्तर जो है आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है, ध्यान रखना। 38वां स्थान है किसमें? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, तो फिर आपका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 व 4, क्योंकि 3 क्या गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में शुद्ध FDI प्रवाह वित्त वर्ष 2023 में 42 बिलियन डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 2024 में जो है 26.5 बिलियन डॉलर हो गया। नोट कर लेना, 2023 में 42 था और 2024 में मात्र जो है 26.5 बिलियन डॉलर हो गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर वर्ष 2024 में भारत में निवेश करने की जो निवेशकों की रुचि है उसमें कमी आई है, तो ये भी दोनों बातें सही है। तो A व B दोनों सही है, कथन कारण है वैसे, लेकिन इनको ध्यान नहीं देना है, अपने को सिर्फ कथनों पर ध्यान देना है कि जो है आपका 65 में पहला कथन भी सही है कि जो FDI है वो 2023 में 42 बिलियन डॉलर से घटकर कितनी हो गई? 2024 में 26.5 बिलियन डॉलर हो गई। और वर्ष 2024 में भारत में निवेश करने की निवेशकों की रुचि में कमी आई है, मतलब निवेश घटा है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन बोल रहा है असत्य कथन की पहचान करनी है वापस। तो असत्य कथन कौन सा है? भारत दूध, दाल व चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, तो यही गलत हो गया। ठीक है, दूध में भारत नंबर 1 है, बिल्कुल है। दाल में नंबर 1 है, बिल्कुल है, लेकिन चावल में नहीं है, चावल में दूसरे नंबर पर है। चावल पर कौन से नंबर पर है? दूसरे पर। तो ये 2 अगर होते तब तो सही हो जाता,
लेकिन चावल में दूसरे नंबर पर है तो सबसे बड़ा उत्पादक नहीं हो सकता। तो उत्तर हो जाएगा आपका पहला ही, क्योंकि असत्य है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा प्रीमियम के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी योजना है, तो बिल्कुल सही है। भारत मछली उत्पादन में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर, बिल्कुल सही। सिक्किम पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला विश्व का पहला राज्य है, तो यह भी बिल्कुल सही है। इंपोर्टेंट लाइनें बनती है ये, असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67वां क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2023 में वर्तमान मूल्य पर देश की कुल जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा। जो कुल जीवीए है उसमें विनिर्माण क्षेत्र है उसका योगदान वर्ष 2023 में कितना रहा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 14.3% रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन बोल रहा है सत्य कथनों की पहचान कीजिए। सबसे पहला, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता, मतलब कपड़ा निर्माण करने पर दूसरा तथा शीर्ष 5 निर्यातक देशों में शामिल है, बिल्कुल। तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, तीसरा क्या है, निर्यातक है, ध्यान रखना। तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। निर्माण में दूसरे नंबर पर है और निर्यात में तीसरे नंबर पर है भारत, किसमें, कपड़े में। ठीक है। भारत द्वारा किए जाने वाले कुल वस्त्र निर्यात में सर्वाधिक हिस्सेदारी सूती वस्त्र की नहीं है, रेशमी वस्त्र की है। किसकी है, रेशमी वस्त्र की। तो ये गलत है और ये सही है, तो केवल एक सत्य है, ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में भी वापस असत्य कथन बताना है आपको। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है भारत का। और वापस बता दूं 27 तारीख को मैराथन क्लासेस आपकी लगेगी, पूरे सिलेबस का रिवीजन होगा, उस दिन जरूर जुड़ना आपको। ठीक है। और जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे सामान्य जो वैकेंसी है वो भी आ रही है अपनी, कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। ये सही है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है घरेलू विमानन बाजार है। फिर भारत का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनना है, तो ये भी बिल्कुल सही है, 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनना भारत का लक्ष्य है। फिर एक क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में उड़ान योजना प्रारंभ की गई, गलत। कब की गई, 2017 में। ठीक है। डेट याद रखना चाहो तो 27 अप्रैल, तो 27 अप्रैल 2017 को जो है उड़ान योजना जो है क्या की गई, शुरू की गई। कहां से, शिमला से, शिमला हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि असत्य बताना था। फिर देश के कुल पायलटों की संख्या में महिलाओं की संख्या 15% है, जो वैश्विक औसत से 3 गुना है। मतलब देश में जो जितने पायलट हैं उसमें से 15% महिलाएं हैं, जो विश्व में जो है विश्व की जो औसत है उससे 3 गुना ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्वीकरण का एक सकारात्मक प्रभाव नहीं है। सबसे पहला, आम जन तक वस्तु सेवाओं की पहुंच वैश्वीकरण से संभव हुई है, तो यह तो सकारात्मक है। उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है, तो यह भी सकारात्मक है। ठीक है। पूंजीकरण को बढ़ावा मिला, तो यह भी सकारात्मक है। आर्थिक असंतुलन में वृद्धि हुई है, तो यह आपका नकारात्मक है, और उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब आपके करंट जीके के 10 क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं डायरेक्ट। 1 सितंबर 2024, ध्यान रखना कब, 1 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2024-25 नाम ध्यान रखना। 1 सितंबर 2024 को कौन सी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2024-25 के तहत राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को कुल कितने रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है, तो उत्तर होगा आपका 10,000 रुपए की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सत्य कथन बताना है। तो दोनों सत्य कथन है, दोनों को याद कर लेना। प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान अभी स्कूलों में चला था, हमारे स्कूल में भी हुआ था ये, तो ध्यान रखना प्रखर राजस्थान जो रीडिंग अभियान है इसका दोनों कथन याद कर लेना। सबसे पहला, 9 सितंबर को इस अभियान का शुभारंभ झालावाड़ जिले के कनवाड़ी ग्राम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुआ, बिल्कुल सही है। कब हुआ, 9 सितंबर। नाम ध्यान रखना प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान। 9 सितंबर को इस अभियान का शुभारंभ झालावाड़ के कौन से जिले में, झालावाड़ जिले के कौन से गांव में, कनवाड़ी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से हुआ। इस अभियान के समापन दिवस पर राजस्थान के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक निपुण मेले का आयोजन किया गया, तो यह भी बिल्कुल सही है, हमारे खुद के स्कूल में भी हुआ था और मैं खुद इसका प्रभारी था निपुण मेले का। तो ध्यान रखना ये दोनों ही सही है, दोनों को याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन बोल रहा है 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक बेलगांव कर्नाटक में आयोजित अंडर 17 गर्ल फुटबॉल ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर विजेता टीम बनी,
तो राजस्थान जो है बेलगाम में जो अंडर 17 गर्ल्स फुटबॉल ओपन चैंपियनशिप है उसमें किसको हराकर जो है चैंपियन बनी? तो उत्तर ध्यान रखना आपका, उत्तर होगा कर्नाटक। कर्नाटक को ये हराया, देख ठीक है, हो ही कहां पर रहा था ये टूर्नामेंट? कर्नाटक में, और हराया किसको? कर्नाटक को। क्वेश्चन नंबर 74वां क्वेश्चन बोल रहा है 10 अगस्त 2024, ठीक है, 10 अगस्त 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आईटी प्लेटफॉर्म डेस का शुभारंभ किया। ठीक है, 10 अगस्त 2014 जो प्लेटिनम जुबली मतलब 75 साल पूरे हो गए जो है राजस्थान हाईकोर्ट को, उस अवसर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने जो है उच्च न्यायालय में एक आईटी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। उसका नाम पूछा है तो उसका नाम है आपका त्वरित। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ सकता है, नाम क्या है? त्वरित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में राजस्थान सरकार ने गोवंश के लिए दिए जा रहे अनुदान में कितने प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है? किसमें गोवंश के लिए जो अनुदान दिया जा रहा है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 10%। ध्यान रखना, ये करंट के क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रख सकते हो आप। फिर है पेरिस ओलंपिक 2024 में सुंदर सिंह गुज्जर, नाम याद रखना, सुंदर सिंह गुज्जर, पदक कौन सा? कांस्य। ये भी याद रखना आपको, कांस्य पदक जीता किसने? सुंदर सिंह गुज्जर ने पेरिस ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में। अब पूछा ये कि ये किस खेल से संबंधित है? तो जो सुंदर सिंह गुज्जर है आपको पता है जेवलिन थ्रो में है, लेकिन जेवलिन थ्रो में भी ध्यान रखना कैटेगरी है इनकी F46। कौन सी कैटेगरी है? F46। क्वेश्चन नंबर 77वां क्वेश्चन बोल रहा है राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में विधानसभा क्षेत्र सलुम्बर में कौन सा राजनीतिक दल विजेता रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपचुनाव से क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने जो है सलुम्बर की सीट निकाल ली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78वां क्वेश्चन बोल रहा है जनवरी 2025 में देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कहां किया जाएगा? मतलब आगे किया जाएगा जनवरी 2025 में देश के सभी राज्यों की महिला व बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो है राजस्थान में आयोजित किया जाएगा, और कहां किया जाएगा? उदयपुर में, ऑप्शन 3। और आज के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने। 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में कांडे नेस्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल्स अवार्ड के दौरान फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी का पुरस्कार किस जिले को मिला है? तो जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये भी उदयपुर। ध्यान रखना, कांडे नेस्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड के दौरान फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया में उदयपुर को मिला है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सामुदायिक आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता रहा है? तो देवमाली अजमेर जिले में है ये, और वर्तमान जिले के हिसाब से बात करें तो ये ब्यावर जिले में। ठीक है, तो देवमाली को जो है समुदाय पर्यटन आधारित जो पर्यटन है उसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का जो है दर्जा या प्रतियोगिता में जो है विजेता रहा है। तो ये अपने जो है क्वेश्चन थे। परसों अपनी जो है मैराथन क्लास आ रही है, जरूर जुड़े। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।